हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है यह है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। ठीक है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को समझने से पहले हम थोड़ा बहुत राष्ट्र यानी कि राष्ट्रीय के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो सामान्यतः राष्ट्र यानी कि राष्ट्रीयता को हम लोग एक ही अर्थ में समझ लेते हैं, यानी कि इनका अर्थ एक ही मान लेते हैं। परंतु अगर इनको परिभाषा की दृष्टि से देखें तो इनका जो अर्थ है ये भिन्न भिन्न है। राष्ट्र शब्द जो है ये अंग्रेजी के नेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि इसको अंग्रेजी के नेशन शब्द से हिंदी में रूपांतरित किया गया है, जो लैटिन भाषा के नेटस शब्द से बना है। इसे किससे बना है? लैटिन भाषा के नेटस शब्द से बना है। और इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ है वो है जाति और जन्म। इसका अर्थ क्या है? जाति और जन्म। ठीक है, इसको अगर हम स्पष्ट भाषा में समझें, यानी कि राष्ट्र को अगर हम स्पष्ट भाषा में समझें तो जो अलग अलग धर्म होती हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनकी जो भाषाएं होती हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति, उनकी परंपराओं के अलग होने के बावजूद भी उनके विचारों पर जो एक होने की भावना निर्मित होती है, एक होने की भावना जो पैदा होती है, उससे जो समुदाय बनता है, यानी कि उससे जो समूह बनता है, उसको कहते हैं राष्ट्र। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र। अब बात करते हैं राष्ट्रीयता की, यानी कि नेशनलिटी। ठीक है, तो दोस्तों प्राचीन काल में, प्राचीन समय में जो राष्ट्रीयता शब्द है इसे जाति या वंश के आधार पर आधारित किया जाता था, यानी कि जाति या वंश के आधार पर इनको देखा जाता था। लेकिन अब जाति या वंश का आधार महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। पहले से इसे जाति या वंश के आधार पर देखते थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसे जाति और वंश के आधार पर नहीं देखते हैं। अभी इसे देखते हैं भावनाओं से, यानी कि जो भावनाएं होती हैं उनसे इसे जोड़ा गया है। क्योंकि जो भावनाएं होती हैं, यानी कि जो भावात्मक एकता होती है, वो राष्ट्र का आधार होती हैं। और जो भावात्मक एकता होती हैं ये धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और प्रजाति पर आधारित होती है। ठीक है, अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध क्या है और किसे कहते हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से पहले हम अंतर्राष्ट्रीयता क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र के साथ साथ विश्व के जो अलग अलग राष्ट्र होते हैं उन सब से मिलाकर जो बनता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीयता जो होती है वो राष्ट्र के साथ साथ विश्व के जो अलग अलग राष्ट्र होते हैं उन सब से मिलाकर जो बना है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीयता। अगर इसको परिभाषा से देखें, यानी कि इसका अर्थ जो देखें, तो वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीयता वह भावना है जो मनुष्य को राष्ट्र की सीमाओं से निकालकर, यानी कि जो राष्ट्र की सीमाएं होती हैं उनसे निकालकर उसे विश्व का नागरिक बनाती है, यानी कि उसे पूरे संसार का नागरिक बनाती है, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीयता। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीयता जो शब्द का प्रयोग जर्मी बेंथम ने किया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अगर इस शब्द का प्रयोग की बात करें तो इस शब्द का प्रयोग रिचर्ड जॉन ने भी किया था, परंतु उनका जो संदर्भ का जो अर्थ था वो कुछ और ही था, इसलिए जर्मी बेंथम ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। क्या है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अवबोध यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समझ भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवेक भी कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा, एक शब्द है, एक वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि द वर्ल्ड इज अ फैमिली। ठीक है, धरती ही क्या है? परिवार है, धरती ही परिवार है। तो दोस्तों जब हम पूरे संसार को, यानी कि पूरे विश्व को अगर हम लोग अपनी फैमिली की तरह बिहेव करें, यानी कि उसके फैमिली समझे, तो इसे हम लोग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, अंतर्राष्ट्रीय समझ कहते हैं। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय समझ है ये एक भावना है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि अंतर्राष्ट्रीयता जो है वो एक भावना है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय समझ भी एक भावना है कि व्यक्ति न केवल अपने देश का सदस्य है, यानी कि अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति पूरी दुनिया का भी सदस्य है। ठीक है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समझ जो है या फिर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना जो है, ये इस बात पर बल देती है, यानी कि इस भावना पर बल देती है कि संसार के प्रत्येक मानव में, प्रत्येक मनुष्य में भाईचारे के संबंध हो, यानी कि जो प्रेम स्नेह है उसका संबंध हो, तथा वसुधा एवं कुटुंब के समान प्रतीत हो, यानी कि
लोगों में भाईचारा हो, उनमें प्रेम हो, उसमें स्नेह हो और वो पूरी धरती को एक कुटुंब परिवार के समान माने। ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना जो है ये विश्व के समस्त राष्ट्रों, जो भी विश्व के राष्ट्र हैं, उनके नागरिकों के प्रति, उनके व्यक्तियों के प्रति प्रेम को दर्शाएं, सहानुभूति को दर्शाएं यानी कि दया करुणा की भावना को दर्शाएं तथा सहयोग की ओर संकेत करती है। यानी कि जब भी उनको किसी चीज़ के सहयोग की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो सहयोग करने को दर्शाती है। ठीक है। तो बोलने का मतलब यही है कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध यानी कि जो व्यक्ति को अपने राष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का नागरिक समझना चाहिए। और जब एक मनुष्य पूरे विश्व का अपने आप को नागरिक समझेगा यानी कि अपने आप को पूरे विश्व का सदस्य समझेगा, पूरे विश्व को अपना परिवार समझेगा, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय समझ, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो रहा है। ठीक है। तो दोस्तों अक्सर मैंने एक वर्ड का यूज़ किया है भावना शब्द का। तो इसके अर्थ की बात करें तो राष्ट्रीयता यानी कि भावनात्मकता या फिर अंतर्राष्ट्रीयता, चाहे हम बात राष्ट्रीयता की करें, चाहे भावनात्मकता की करें या फिर अंतर्राष्ट्रीयता की करें, उसमें भावनाओं का होना बेहद ज़रूरी है। भावनाएं यानी कि इमोशंस। ठीक है। तो भावनाएं यानी कि इमोशंस डेवलप होना ज़रूरी है। अगर इमोशंस नहीं है यानी कि इमोशंस का मतलब ये है कि पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस का तात्पर्य यह है कि हम की भावना, मतलब कि एक राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के मन में हम की भावना होनी चाहिए। अगर हम की भावना नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीयता को समझना बेकार है। ठीक है। तो हम की भावना होनी चाहिए। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे तो ऊपर जो भी मैंने समझाया शायद समझ में आ चुका होगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एक महामारी हमारे देश में आई है, कोविड-19, और ये पूरे विश्व में है, यहाँ भारत में ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व में है। और इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे राष्ट्र के साथ साथ कई राष्ट्र आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कोई एक वैक्सीन बन जाए जिससे इस समस्या से निजात पा सके, यानी कि इस समस्या से छुटकारा मिल सके। और आपने WHO का नाम तो सुना ही होगा। यह एक संस्था है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और यह एक संस्था है, ये भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की संस्था है। और ये इसलिए स्थापित की गई है ताकि लोगों में अंतर्राष्ट्रीयता भावना विकसित हो गई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भावना विकसित हो। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझ की जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दी है, परंतु मैं यहाँ पर सिर्फ 2 वैज्ञानिकों की बात करूंगी, जिसमें है गोल्ड स्मिथ के अनुसार और डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा के अनुसार। ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ जो थे इन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है। भावना मैंने पीछे बता दिया है क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरी विश्व का नागरिक भी होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का नागरिक भी होता है। यह परिभाषा यह समझाती है कि अंतर्राष्ट्रीय समझ का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक नागरिकता की सच्ची भावनाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है। डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा के अनुसार उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समझ दुनिया के विभिन्न देशों के बीच मित्रता और सौहार्दता को संदर्भित करती है और इससे सहयोग भी शामिल है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति होता है उसकी अपनी पहचान और संप्रभुता को हमेशा की तरफ बनाए रखता है। ये इनकी डेफिनेशन है। अगला हेडिंग है हमारा अंतर्राष्ट्रीय समझ की आवश्यकता। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समझ की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि इसके उद्देश्य क्या हैं। मैंने यहाँ पर काफ़ी पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें से मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर डिफाइन करूँगी। आप लोग अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आए अंतर्राष्ट्रीय समझ की आवश्यकता या फिर उद्देश्य, तो आप लोग एक ही इसमें लिख सकते हैं, इन्हीं को लिख सकते हैं दोनों में। तो इसमें जो मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं, यानी कि एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के आपस में जो विवाद होते हैं उनका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना। ठीक है। जैसा कि आपको पता ही होगा भारत और पाकिस्तान में अक्सर विवाद होते रहते हैं, कभी कश्मीर से रिलेटेड होते हैं या फिर कभी किसी और चीज़ से। ठीक है। तो दो पक्षों के बीच में अगर कोई विवाद होता है, दो राष्ट्रों के बीच में अगर विवाद होता है तो वो उसके समाधान के लिए यूएनओ में जाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई थी, यानी कि 3 अप्रैल 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नीदरलैंड की राजधानी हेग में। ठीक है।
और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उनका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना, ये कहाँ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा युद्धों की रोकथाम में सहायक, यानी कि जो भी युद्ध हो तो युद्ध ना हो जाए इसकी रोकथाम में ये मदद करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय समझ है ये युद्ध ना हो जाए इसलिए इसकी रोकथाम में ये मदद करते हैं। आपको पता ही होगा कि जैसे यूएनओ इसीलिए बनाया गया है ताकि द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटना हुई थी ये फिर से ना हो। इससे पहले एक संगठन बनाया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, उससे पहले भी बनाया गया था जिसको हम लोग राष्ट्रीय संघ कहते हैं। ठीक है, और ये विफल रहा। सेकंड है इसमें युद्धों की रोकथाम में सहायक, यानी कि युद्ध न हो जाए इसकी रोकथाम में ये मदद करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि यूएनओ इसी के लिए बनाया गया था ताकि जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटना हुई थी वो फिर से ना हो, इसीलिए यूएनओ को बनाया था। और इससे पहले एक संगठन और बना था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय संघ भी कहते हैं। और ये विफल रहा, क्योंकि ये इसलिए विफल रहा जब ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था ताकि कोई भी ऐसा युद्ध ना हो। उसके बाद जब इसको बनाया गया था उसके बाद हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि ये विफल रहा। उसके बाद हमारा बनाया था यूएनओ, और यूएनओ आज तक सफल रहा है। ठीक है, और यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये इसीलिए बनाया गया था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध की जैसी कोई घटनाएं फिर से ना हो, और हुआ भी ऐसा ही। ठीक है, इसमें हमारा थर्ड है प्राकृतिक आपदा और महामारी से निपटने के लिए। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा से तो वैसे काफ़ी अलग अलग संस्थाएं बनी हैं, परंतु महामारी से निपटने में यूएनओ पूरी अपना योगदान देता है, पूरा योगदान देता है। जैसे कि आपको पता ही होगा यूएनओ का एक ही अंग है, वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो कोविड-19 जो महामारी आई है इसे निजात पाने के लिए ये काफ़ी सहयोग कर रहा है ताकि कोई वैक्सीन बन जाए जिससे पूरी दुनिया है वो इस बीमारी से छुटकारा पा सके। तो यूएनओ जो है ये प्राकृतिक महामारी से निपटने के लिए काफ़ी मदद करता है। हमारा फोर्थ है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो सहयोग है, यानी कि एक दूसरे के बीच में जो रिलेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए समय समय पर मीटिंग होती रहती है। ठीक है, जिसमें कि आपको पता ही होगा अलग अलग देश के नेताओं को बुलाया जाता है और फिर उनसे बातचीत होती है, जिससे क्या होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है। मान लो अगर हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में कोई मंच उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, हमारे देश में कोई मंच उपलब्ध करा दिया गया है और उसमें ये घोषणा कर दी है कि अलग अलग राष्ट्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहाँ आएंगे और वो जब आपस में बातचीत करेंगे तो उसमें क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मदद करता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में। अगला हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए बाधाएं। इसमें कुछ बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि कुछ राष्ट्रों की गोपनीयता, उनके पास परमाणु शक्ति के बारे में या विभिन्न राष्ट्रीय गुट। जैसे कि ऐसा होता है कुछ राष्ट्र जो होते हैं उनके पास परमाणु हथियार होते हैं और परमाणु शक्ति होती है, वो अपनी इन परमाणु हथियारों परमाणु शक्तियों को गोपनीय रखते हैं, यानी कि वो किसी को ये नहीं बताते हैं। वो भी अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाने में एक बाधक का तत्व है, यानी कि इससे क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय समझ जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, इसमें सेकंड होता है राष्ट्रों की सांस्कृतिक भिन्नता, यानी कि जो राष्ट्र की संस्कृति की जो भिन्नता होती है, अलग अलग राष्ट्रों की जो हमारे राष्ट्र हैं उनकी संस्कृति की अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, अलग अलग भिन्नताएं उनमें होती हैं, तो उनके विकास में, जिससे क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास में एक बाधक तत्व है, यानी कि उनको हम लोग नहीं समझ सकते, उनकी संस्कृति से हम लोग अवगत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड है इसमें देशों के संसाधन विकास दर। थर्ड है देशों के संसाधन विकास दर, राष्ट्रीय आय, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि समान नहीं है और इस तरह की असमानता के कारण देशों का विभाजन हुआ है। ठीक है, यानी कि जो देशों के संसाधन होते हैं, जो विकास दर होते हैं, उनकी राष्ट्रीय आय होती है, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं और इससे क्या होता है इनसे भी असमानता के कारण, इनकी असमानता के कारण भी देशों का विभाजन होता है और जिससे क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय समझ में ये बाधा डालती है। अब इस पर बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक अध्ययन की भूमिका, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक अध्ययन की क्या भूमिका है। तो सामाजिक अध्ययन की भूमिका, सामाजिक अध्ययन युद्धों और संघर्षों को राष्ट्रों के बीच समझाने में मदद करता है, यानी कि सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम मानव जाति के परिप्रेक्ष्य में
तथ्यों और घटनाओं को प्रस्तुत करने में मदद करता है। जो भी तथ्य होते हैं, जो भी घटनाएं होते हैं, वो सामाजिक अध्ययन से हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। और युद्ध जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष अपरिचित नहीं है, यानी कि युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से कोई भी अपरिचित नहीं है। सभी लोग युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को जानते ही हैं, क्योंकि ये जो है ये मानव ने बनाए हैं, ये व्यक्तियों द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, इसमें हमारा अगला है सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम मानव संबंधों को समझने में मदद करते हैं। यानी कि जो सामाजिक अध्ययन जो होता है वो छात्र को मानव व्यवहार के विभिन्न रूपों की जांच कराने, उनके सामाजिक संबंध को समझने के लिए, सामाजिक मानदंड को और उनकी उभरती व्यक्तिगत पहचानों को समझने, पहचान बनाना और सामाजिक नैतिकता को प्रभावित करने वाली सामाजिक प्रक्रिया को विकसित करने में मदद करता है। इसमें लास्ट है सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं को समझने के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी कि जो विभिन्न संस्थाएं होती है उनको समझने के लिए वो अवसर प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम छोटे बच्चों को उन सामाजिक प्रतिमानों को और उनकी परंपराओं को देखने समझने का अवसर प्रदान करता है। जो सामाजिक अध्ययन होता है वो छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग राष्ट्रों की जो परंपराएं होती हैं उनको देखने और उनको समझने का अवसर प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थान होते हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीयता के विकास के उपाय, यानी कि इसके विकास के क्या उपाय हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयता के विकास के उपाय में वैसे तो इसमें काफ़ी हेडिंग में यहाँ पर डिफाइन की है, परंतु इसमें से कुछ कुछ के बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीयता के विकास के उपाय में हमारा सबसे पहला है समान व्यवहार। ठीक है, समान व्यवहार से यहाँ पर यह तात्पर्य है कि हम दूसरे राष्ट्रों के बच्चों और उन राष्ट्रों की वस्तुओं, वहाँ के राष्ट्र ध्वज एवं संस्कृति का आदर करें। यानी कि समान व्यवहार से ये तात्पर्य निकलता है कि हमें भी दूसरे राष्ट्रों के बच्चे, यानी कि जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके बच्चे, उनकी जो संस्कृति होती है, उनके राष्ट्रों की जो वस्तुएं होती हैं और वहाँ का जो राष्ट्र ध्वज होता है, ठीक है, उनकी संस्कृति का, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, यानी कि समान व्यवहार उनके प्रति हमें रखना चाहिए। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद। यानी कि अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूदों का आयोजन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अक्सर हम लोग खेल कूदों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते देखा है और काफ़ी खेलकूद जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, परंतु अगर हमारे देश वहाँ पर जीत जाता है, यानी कि अगर हमारा देश वहाँ पर जीत जाता है तो हम खुशी मनाते हैं। ठीक है, और अगर हम वहाँ पर हमारा देश जो है वो हार जाता है तो हम दुखी होते हैं, और इससे हम लोग राष्ट्रीय भावना से देखते हैं, यानी कि इसको हम लोग राष्ट्र की भावना से देखते हैं। परंतु अगर यह हार जीत दो भाई अगर आपस में खेल खेलते तो उनमें भी होती ही, परंतु वहाँ पर वो लोग दुखी नहीं होते हैं, बल्कि वो वहाँ पर प्रेम की भावना बढ़ती है, यानी कि उनके बीच प्रेम की भावना बढ़ती है। और अगर यही राष्ट्र के बीच हो, यानी कि यही प्रेम अगर राष्ट्र के बीच होगा तो राष्ट्र तरक्की करेगा। ठीक है, अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवक समारोह मनाएं, यानी कि जो समारोह है उनका आयोजन करना चाहिए, ताकि प्रत्येक देश अपने अपने देश की संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, उनके पहनावे का एक झांकी निकाले, जिससे ऐसा होगा कि हर प्रत्येक बच्चा उनसे अवगत होगा और उससे क्या होगा, राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित होगा। ठीक है, अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मित्र। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मित्र से तात्पर्य ये है कि बच्चों को अपने राष्ट्र के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के लोगों को भी अपना मित्र बनाना चाहिए, अन्य राष्ट्रों के भी व्यक्तियों को, यानी कि बच्चों को अपना मित्र बनाना चाहिए, ताकि वो उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं से अवगत हो सके, और जब भी उनका कोई फेस्टिवल हो तो वो उनको बधाई दे सके, और जब भी हमारा कोई फेस्टिवल हो तो हमको बधाई दे, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समझ मजबूत होगी। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें अपने राष्ट्र के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों का भी हित करना चाहिए, यानी कि उनका भी अच्छा करना चाहिए, और सभी को हम की भावना से देखना चाहिए। ठीक है, अगर हम दूसरे राष्ट्रों का हित नहीं सोचेंगे, यानी कि दूसरे राष्ट्र का अच्छा नहीं सोचेंगे, तो वो हमारे राष्ट्र का भी अच्छा नहीं सोचेंगे। और इसके साथ साथ इसका संबंध धर्म से जोड़ देना चाहिए, यानी कि जो धर्म है उससे जोड़ देना चाहिए। हमारा धर्म जो है ये हमें यही बताता है कि पूरा मानव जाति जो है वो एक है, यानी कि सारा संसार जो है वो एक कुटुंब के समान है, एक परिवार के समान है, और हमें मिलजुल कर प्यार के साथ यहाँ रहना चाहिए।
तो उम्मीद है आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।